और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक कमेटी हमारे गोंडवाना समाज के संरक्षक महोदय आदिनाथ डॉक्टर जे लिंगू मामा जी और हमारे अध्यक्ष महोदय धूमकेतु जी, साथ ही हमारे संरक्षक भाई, हमारे उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और तमाम जो हमारी टीम है जिसमें मातृशक्ति, पितृशक्ति और युवा शक्ति, साथ ही हमारी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष महोदया सरोज टिकाम जी और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम जितने भी हमारे युवा भाई हैं, साथी हैं, बच्चे हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। जैसे कि आज के दिन हमारा इकट्ठा होने का उद्देश्य, आज क्यों हमको ये ज़रूरत पड़ गई कि हमें हमारे समाज को मजबूत बनाना है और हमें क्यों आवश्यकता पड़ गई कि हमें हमारे समाज की सुरक्षा करना है। मैं यहाँ मजबूती की बात कर रहा हूँ और सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। मैं इन दोनों विषय में मैं आप लोगों के बीच में अपने विचार व्यक्त करूँगा। तो पहली बात यह है कि हमें ऐसा कौन सा समस्या आ गया जिसके लिए आज हम एकजुट होना चाह रहे हैं। एकजुट होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि हमारे ही समाज में अनेकों महिलाओं के साथ, अनेकों ऐसे हमारे पितृशक्ति के साथ में और अनेकों ऐसे युवा शक्ति के साथ में, है ना, और अनेकों ऐसी हमारी बहनों के साथ में पूरे देश में अत्याचार हो रहा है। हम यहाँ पर गांव में क्या है, हमें लगता है कि हमारे साथ में कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में कुछ नहीं हो रहा होगा। आप अभी वर्तमान में पूरे भारत में हर राज्यों में और हर राज्य के एक ज़िले में और हर एक ज़िले के हर एक गांव कस्बों में आप उठाकर देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं, आपको हर जगह महिलाओं पर अत्याचार, हमारे बुजुर्गों पे अत्याचार, हमारे युवाओं के साथ में अत्याचार हर जगह मिलेगा। सवाल ये उठता है कि हमारे ही साथ अत्याचार क्यों, है ना। सवाल ये उठता है कि हमारे ही साथ में अत्याचार क्यों, क्योंकि भारत देश में तो मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, जैन भी रहता है, बौद्ध भी रहता है। तमाम धर्म के लोग रहने के बाद भी हमारे आदिवासी समाज के लोगों के साथ में अत्याचार क्यों। तो जहाँ तक मेरा मानना है, कारण यह है कि हम क्या है, आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं है। दूसरा ये कि भाई हमारा विवेक, हमारा ज्ञान उतना परिपक्व नहीं है कि हम दूसरों के साथ मुकाबला कर सकें, मतलब शिक्षा की कमी, ठीक है। उसके साथ में हमें सहयोग की कमी भी है। सहयोग हमारे ही क्या होता है, हमारे ही बीच में क्या होता है, जैसे हम विचार व्यक्त करते हैं तो हमारे नुक्स निकालने वाले, हमारे विचारों के विपरीत बोलने वाले ऐसे बहुत से लोग हमारे टांग खींचने वाले मिल जाएंगे। वो कौन होता है? हमारे ही बीच का व्यक्ति होता है। हमारे राजा महाराजाओं का, हमारे महापुरुषों का बलिदान होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि हमारे ही बीच का व्यक्ति हमसे दुगलापन व्यवहार करता है। इसलिए तो है, आज बाहर का कोई व्यक्ति आएगा तो क्या बोलेगा? जैसे आप गांव के निवासी हैं, यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, जैसे हम लोग भी आए, अभी एमपी से आए, बालाघाट से आए, है ना, वहाँ से आए तो हम लोग स्थान को पता नहीं था तो हम कैसे करते आए, पूछते पूछते आए ना, पूछते पूछते हम यहाँ तक पहुँचे। तो वैसे ही बाहर का व्यक्ति आके हमारे गाँव का पुनर्निरीक्षण, पूछताछ करके जानकारी हासिल कर लेता है और हमें लगता है कि हम तो सुरक्षित हैं, हम तो सेफ हैं। भाई हमारे खिलाफ योजनाएं तैयार होती हैं, हमारे खिलाफ रणनीति बनती है। अभी हम आते आते देखें कि भाई इतना बड़ा विश्व स्तर का यहाँ पर आयोजन हो रहा है पूरे भारत में, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में हमारा 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में, मूल निवासी के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन हमारी भारत सरकार को इतना भी शुद्ध नहीं है कि एक दिन का हम अवकाश घोषित कर दें। हुआ क्या? आज भी देखो कि स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय सब चालू है, संचालित हैं। मतलब ये कि सरकार को हमारे बैठक करने से, हमारे ज्ञान की बातें करने से, हमारा विश्व आदिवासी दिवस मनाने से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है क्या? नहीं है। उनको पता है कि भाई एक आएगा वो बजाएगा, दूसरा आएगा वो भी बजाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आदिवासी समाज इतना भोला भाला है और इतना सहनशील है कि हम इधर से मारेंगे भी ना तो दोबारा वो उसका जवाब नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि पहले क्या हुआ है कि हमारे साथ में हमारे जो लीडर हुए, जैसे हम नाम जानते हैं, बिरसा मुंडा जी, टांटे मामा, है ना, और भी अनेकों ऐसे, रानी दुर्गावती जी, ऐसे अनेकों महारानियां हैं, है ना, ऐसे बहुत से महाराजा हैं, है ना, युवराज हैं।
जो हमारे समाज के लिए हमारे लिए उन्होंने जान जोखिम में डाल दिया, जान जोखिम में डाल दिया। तोप के सामने भी खड़े हो गए, है ना, तलवार के सामने भी खड़े हो गए। पता है कि हमारी मौत निश्चित है, उसके बाद में भी वो लड़ने के लिए गए। पता है कि हमारी मौत निश्चित है, उसके बाद में भी लड़ने के लिए गए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि नहीं यार, हमको वहाँ से खतरा है, कोई दिखने वाला नहीं है। कहने का सीधा मतलब ये है कि समाज के लिए, समाज के लड़ने वाला कोई नहीं है। समाज के लिए, समाज के हित में लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। समाज की बहन बेटियों के हित में लड़ने वाला कोई नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ में अभी कार्यालय में चले जाते हैं तो कार्यालय में भीड़ में लाइन लगाते हैं, उनको और धुतकार दिया जाता है। कोई तीसरा व्यक्ति, ठग व्यक्ति आएगा, बोलेगा मुझे 500 रुपये दे, तब तेरा काम फट से करूँगा। ऐसे बहकावे। ये बताइए कि जिसकी एक दिन की रोजी 500 रुपये नहीं है, 300 रुपये नहीं है, वो अगला व्यक्ति को 500 रुपये कैसे दे सकता है? कैसे दे सकता है? तो हमारे कहने का मतलब ये है मेरा कि आज सरकारी कार्यालय में भी जाएंगे तो सबसे ज़्यादा बदतमीजी हमारे साथ ही होती है ना। हंसा हम पर ही जाता है और भटकाया हमको ही जाता है, और काम रुकता है अधिकारियों के बीच में, तो काम रुकता हमारा ही है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौन सा वर्ग है? हमारा ही आदिवासी समाज का जो वर्ग है वही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। यही नहीं, हर जगह कहीं पर। अभी देखो, हमारा मलाजखंड माइंस का हम बात करेंगे। मलाजखंड माइंस में भी देखेंगे तो क्या हुआ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तो खोल दिया सरकार ने। सन 1982 से वहाँ पर कॉपर निकाला जा रहा है, तांबा निकाला जा रहा है। लेकिन जब उसको निकाला जाता है तो उसका रिफाइन किया हुआ पानी, उसका जैसे आप यहाँ से निकालें तो उसका वेस्ट मटेरियल जो केमिकल युक्त होता है, जो ब्लास्टिंग के दौरान और चूर्ण होने के मशीन में डालने के बाद में चूर्ण होता है, उसके बाद में केमिकल युक्त पानी और केमिकल युक्त चूर्ण उसका बहा दिया जाता है। तो बहाने के कारण क्या है कि वहाँ पर एक टैलेंट डैम बना दिया जाए दिखावे के लिए। उस डैम का पूरा पानी उधर के 10-20 ऐसे आदिवासी गाँव में, बैकवर्ड एरिया है, उधर के पूरे लोगों को नुकसान पहुँचाता है। लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही है उनके भलाई के लिए कि वहाँ के लोगों को वो नौकरी दे सके। लेकिन कर्नाटक का व्यक्ति आएगा, वेस्ट बंगाल का व्यक्ति आएगा, उड़ीसा का आएगा, तमिलनाडु का आएगा, है ना, असम का आएगा, उधर झारखंड का आएगा, उड़ीसा का आएगा, बिहार का व्यक्ति आएगा, वहाँ बाकायदा वहाँ पर आके अपना काम करेगा और पैसा कमाएगा। ठीक है, तो उनको बाहर के व्यक्तियों को क्या मिल रहा है? वहाँ पर प्रोटेक्शन मिल रहा है। किसके माध्यम से? हमारे ही स्थानीय लोगों के माध्यम से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मैं उदाहरण दिया आपको मलाजखंड माइंस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हमारे यहाँ का। लेकिन तमाम जगह आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पर कहीं सोना निकल रहा है, कहीं हीरा निकल रहा है, कहीं पन्ना निकल रहा है, तो कहीं तांबा निकल रहा है ना, तो कहीं मैग्नीज निकल रहा है। अभी ये दलदली खदान है, इधर भी मैग्नीज है ना, बॉक्साइट है, इधर बॉक्साइट निकल रहा है। तमाम ऐसे आदिवासी बेल्ट हैं, तमाम आदिवासी ऐसी जगह है जहाँ से पूरा सरकार माल निकाल के भेज रहा है। लेकिन जब माल निकाल के भेज रहा है तो उसका जो लाभ होता है, लाभांश जिसको बोला जाता है कि जैसे एक साल में हमने कितना बॉक्साइट निकाला, तो उसका जो परसेंट है वो आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए आता है। मतलब कि उनके आदिवासियों के जहाँ जिस क्षेत्र से बॉक्साइट निकाला जाता है, जिस क्षेत्र से तांबा निकाला जाता है, जिस क्षेत्र से सोना निकाला जाता है, जिस क्षेत्र से अपना हीरा निकाला जाता है, पन्ना, तमाम किस्म के तत्व निकाले जाते हैं, वहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ पर पानी की व्यवस्था, है ना, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था और स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ों के लिए गौड़ खनिज का जो पैसा है वो आता है डेवलपमेंट के लिए। तो आप अभी देख रहे हैं, आप अपना विवेक लगाइए, अपना दिमाग लगाइए कि कहाँ पर ऐसे आदिवासियों को तमाम सुविधाएं मिल पाई है जहाँ से ये तत्व निकाले जाते हैं। कहीं नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, ये चीज़ बता दूं मैं। और उल्टा मालूम है, आदिवासी का ज़मीन, आदिवासी का वहाँ का महातत्व, वो जो निकाले जाते हैं वो तत्व, है ना, उसके बाद भी वहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दी जाती। अभी भी तमाम आदिवासी लोग दर भटक रहे हैं, अभी रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारा जो समाज है, एक तो अशिक्षित है, दूसरा कि उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है हमारे बुद्धिजीवियों का, और ये सहयोग लेना नहीं जानते। तीसरा कारण ये है कि वो अपना समय का उपयोग करना नहीं जानते। और चौथा पांचवा कारण ये है कि वो अभी भी शराब के नशे में लिप्त हैं। आप ये बताइए, यदि मैं शराब के नशे में लिप्त रहूँगा तो मैं क्या IAS बन पाऊँगा या मैं कलेक्टर बन पाऊँगा? आप ही बताइए, है ना, या मैं कोई SDM बन पाऊँगा या तहसीलदार बन पाऊँगा? आप ही बताइए।
आप ये बताइए ना, मैं युवा हूँ, अगर मैं शराब में लिप्त हूँ तो क्या मैं एग्ज़ाम देने लायक हूँ, या मैं स्कूल जाने लायक हूँ युवा हूँ तो? या हमारे यहाँ का बच्चा अगर हमारे साथ में संस्कृति में शराब को जोड़ दिया गया है, तो मैं कहता हूँ कि शराब पी के किसी मीटिंग में चले जाओ, किसी मीटिंग में चले जाओ, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे? शराब पी के आए, इसको तुरंत भगाओ यहाँ से, बोलेंगे ना। जब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब मीटिंग में जाने से, शराब पीकर जाने से अपमानित होता है, तो उसका शराब का मतलब क्या, हमारे संस्कृति में जोड़ने का मतलब क्या? उसके बाद में फिर मैं शराब पीकर स्कूल जाता हूँ या कॉलेज जाता हूँ, तो वहाँ पर भी बोले शराब पीकर आए बच्चा, बाहर निकल, तुरंत वहाँ अपमानित करके टीचर हमको भगा देगा। उसके बाद में जब हम परीक्षा में जाएंगे तो हम शराब पीकर गए, मान लो हमारे संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है ना, और हम उसको उपयोग करने के लिए बोला गया है, तो अगर हम शराब पीकर गए तो मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा क्या? नहीं ना। तो फिर उसका हमारे संस्कृति के साथ में जोड़ने का मतलब क्या? कुल मिला के प्रशासन चाहता है कि आदिवासी समाज शराब में लिप्त रहे और कोई भी नौकरी ना कर पाए, कोई भी पढ़ाई ना कर पाए, और वो वहीं के वहीं शराब पीकर सड़क में लुढ़का रहे, पड़ा रहे, और हम उनकी उड़ाते रहें, मतलब हंसी उड़ाते रहें। तो इससे सीधा सीधा फायदा किसको है? सरकार को है, हमारे विरोधियों को है, हमारे दुश्मनों को है। इससे समाज को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक सुरक्षा की बात करना चाहूँगा आप सभी के बीच में, उसके बाद में फिर मैं बहुत सारे ऐसे वक्ता है, फिर वाणी को विराम दूँगा। एक शिशु जो होता है गर्भ में जब होता है, तो उसकी माँ, उसका पूरा परिवार, ठीक है, उसका सुरक्षा की बात करते हैं कि नहीं, क्या खिलाने से उसका बच्चा गर्भ में सुरक्षित रहेगा, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तब भी उसको ठंडी हवा ना लगे, या फिर उसको सुरक्षित कैसे रखे करके पूरे तमाम व्यवस्था बनाता है ना। बस वो धीरे धीरे युवा होता है, तब भी माँ बाप, उसका परिवार, उसका समाज उसको सुरक्षित करता है ना। उसके बाद में जब वो परिपक्व हो जाता है, तब भी वो सुरक्षा के दायरे में रहता है। फिर जो वो बुजुर्ग यानी कि फिर नौकरी चाकरी करता है, तब भी हर जगह सुरक्षा ही काम आता है। सुरक्षा का मतलब यह है कि हमारा शरीर सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, और हमारा काम सुरक्षित रहे। ऐसे के लिए वो विवेक लगाता है, दिमाग लगाता है ना, धन अर्जित करता है, धन का सही उपयोग करता है। तो वो क्या होता है? सुरक्षित जीवन कहा जाता है उसको। क्या कहते हैं? सुरक्षित जीवन। उसके बाद में फिर जब बुजुर्ग हो जाता है, तब भी उसको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती ना, कि भाई उसको ठंड ना लगे। अगर कोई बीमार हो गया तो कैसे उसको हम इलाज कराएंगे, कैसे उनको हम लाभ दिलाएंगे, कैसे सुरक्षित करेंगे। सुरक्षा, मृत्यु होने पर भी जो बॉडी रहती है उसको भी सड़न ना हो, या फिर उसको सुरक्षित हम दाह संस्कार करेंगे करके सुरक्षा का ही उपयोग होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक के, है ना, सुरक्षा ही सर्वोपरि है, सुरक्षा ही सर्वोपरि है। तो हमारे समाज के लिए क्या ज़रूरी है? हमारे समाज के लिए भी सुरक्षा ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? हमारे समाज के लिए भी सुरक्षा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए, अपने माँ बाप की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए, और तमाम अपने भारत देश में जो आदिवासी समुदाय है उसके सुरक्षा के लिए एक हो जाइए, और एक आवाज़ के साथ में मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। तो मैं कुछ नारे बोलूँगा, तो आपको बोलना है कि सुरक्षा के लिए हम करें, सुरक्षा कौन करेगा? तो हम करेंगे। बहन की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। बेटी की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। बच्चे की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। मातृ शक्ति की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। पितृ शक्ति की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हमारे परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हमारे समाज की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हमारे समाज की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हमारे समाज की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। धन्यवाद।